नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,877 केस दर्ज, 684 लोगों की मौत। गुजरात में हुआ बड़ा हादसा, आधी रात को फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका, विस्फोट में 9 मजदूर घायल। यूपी में बड़ा सड़क हादसा, गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्राली से टकराई, केंद्रीय मंत्री के बेटे की कार, गाड़ी के उड़े पर खच्चे। आज अखिलेश और स्वतंत्र देव सिंह हाथरस में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित, कल आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सबसे व्यस्त नेता बने सीएम चन्नी, पूरे प्रदेश में संभाली प्रचार की कमान। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले अब घट रहे हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 44,877 नए केस दर्ज किए गए हैं और 684 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई है। कल 50,407 मामले दर्ज किए गए थे। देश में पॉजिटिविटी रेट अब 3.17 हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या जो है वो घटकर 5,37,045 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़कर 5,08,665 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,15,85,711 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के 920 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से 13 और लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि राजधानी में संक्रमण दर घटकर 1.68% रह गई है। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 18,50,516 हो गई है, जबकि मृतक संख्या 26,060 पर पहुंच गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 172 करोड़ से खुराक जो है लोगों को दी जा चुकी है और कल 49,16,801 लोगों को डोज दी गई थी, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 172 करोड़ 81,49,477 डोज जो है वो लोगों को दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और 60 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों को अब तक 1.72 करोड़ से अधिक एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। महामारी के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान पिछले साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था, जिससे पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था। अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण पिछले साल 2 फरवरी से शुरू हुआ था और इसके बाद विभिन्न आयु वर्गों के लिए टीकाकरण जो है वो लगातार जारी है। गुजरात के भावनगर जिले में शनिवार रात बड़ा हादसा हो गया है। यहां की एक फैक्ट्री में बीती रात जोरदार धमाका हुआ। इस विस्फोट में 9 मजदूरों जो है वो घायल हो गए हैं। पुलिस ने रविवार सुबह जानकारी देते हुए बताया कि घटना सीहोर कस्बे के पास स्थित अरिहंत फर्नेस रोलिंग मिल में हुई है। जिस वक्त धमाका हुआ, फैक्ट्री में बड़ी संख्या में मजदूर जो थे वो मौजूद थे। धमाके की चपेट में आने से 9 मजदूर जो हैं वो घायल भी हो गए हैं। सभी घायलों को भावनगर के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल सका है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में शनिवार रात को बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां एक कार गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। हादसे में महाराजगंज सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के बेटे रोहन चौधरी घायल हो गए हैं। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के अनुसार केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के पुत्र रोहन चौधरी की गाड़ी शनिवार को धमरौली गांव के पास गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई, जिससे वह घायल हो गए हैं। उनके साथ गाड़ी में बैठे 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया। शनिवार की रात श्यामदेवपुरा में थाना के इलाके में परतावल कप्तानगंज मार्ग पर धमरौली गांव के सामने हादसा हुआ है। गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्राली में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के बेटे रोहन चौधरी की गाड़ी टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में रोहन चौधरी एवं उनके साथ 3 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। वह साथियों के साथ गोरखपुर अपने घर जा रहे थे। श्याम देवरबा थाना अध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता ने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उन्हें उपचार के बाद उनकी छुट्टी दे दी गई। विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में और ताकत झोंक दी है। कई दलों के स्टार प्रचारक अब अपने प्रत्याशियों के पक्ष में हवा बनाने के लिए यहां आ रहे हैं और इससे
जिले का सियासी तापमान भी बढ़ जाएगा। यह सिलसिला रविवार को शुरू हो जाएगा और इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। 20 फरवरी को मतदान से पहले चुनाव प्रचार में प्रमुख रूप से राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने पूरी ताकत लगा दी है। उनके समर्थन में राजनेता चुनावी सभा भी करने आ रहे हैं। रविवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सिकंदरा राव में आएंगे और वह दोपहर करीब 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से सिकंदरा राव नगर पालिका के क्रीडा स्थल पर पहुंचेंगे। वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। रविवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यहां आएंगे और भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव आर्य से बात करेंगे। दोपहर 12 बजे उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन मैदान में उतरेगा। वह गांव रुहेरी में जनसंपर्क करेंगे और उसके बाद सासनई के गांव समामई में सभा को संबोधित करेंगे। सासनी कस्बे में वह जनसंपर्क भी करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना अगला मुख्यमंत्री चेहरा भी घोषित कर दिया है, राज्य में विधानसभा चुनाव प्रचार में सबसे व्यस्त नेता माने गए हैं। हालांकि पंजाब में पार्टी की प्रचार कमेटी की कमान पूर्व प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ के पास है, लेकिन 2 सीटों चमकौर साहिब व भदौड़ पर अपने लिए प्रचार करने के साथ साथ चन्नी प्रदेश की बाकी सीटों पर भी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। खास बात यह है कि पार्टी हाईकमान ने चन्नी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल कर रखा है। पंजाब में मतदान को अब करीब 1 सप्ताह का ही उसमें समय रह गया है और सभी दलों ने अपनी प्रचार गतिविधियां भी बढ़ा दी हैं। चन्नी के इस चुनाव प्रचार रणनीति का सबसे अहम पहलू उनकी सरकार द्वारा 111 दिन के कार्यकाल के दौरान 100 प्रमुख जनहित के फैसले लिया जाना है और इस कार्य प्रणाली के पंजाब में आम लोगों के बीच चन्नी के साथ साथ कांग्रेस की भी छवि में व्यापक सुधार किया गया है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन के कामकाज को लेकर जो है नाराजगी देखने को मिली थी। चन्नी तक अब आम लोगों की पहुंच और उनकी काम करने की रफ्तार से जनता में सकारात्मक संदेश गया है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने बताया है कि पार्टी पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री चन्नी द्वारा 111 दिन में किए गए 11 जो है कार्यों को प्रमुखता से जनता के सामने रख रही है। मुख्यमंत्री चन्नी द्वारा किए गए 100 जनहित के कार्यों को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। पार्टी इसके लिए एक बुकलेट भी उन्होंने तैयार करवा रखी है, जिससे घर घर में वितरित किया जा रहा है। इसमें विरोधी दलों की नीतियों से कांग्रेस की नीतियों की तुलना भी दर्ज होगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,877 केस दर्ज, 684 लोगों की मौत। गुजरात में हुआ बड़ा हादसा, आधी रात को फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका, विस्फोट में 9 मजदूर घायल। यूपी में बड़ा सड़क हादसा, गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्राली से टकराई, केंद्रीय मंत्री के बेटे की कार गाड़ी के उड़े पर खच्चे। आज अखिलेश और स्वतंत्र देव सिंह हाथरस में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। कल आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सबसे व्यस्त नेता बने सीएम चन्नी, पूरे प्रदेश में संभाली प्रचार की कमान। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। First Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। शराब की दुकानों पर छूट का खेल शुरू हो गया है। सुबह से ही कई लोगों के मोबाइल की घंटियां भी बजने लगी है। एक पेटी पर 2 बॉटल शराब मुफ्त की चाहत में लंबी लंबी भीड़ दुकानों पर दिख रही है। दिल्ली में पुराना स्टॉक खपाने के चक्कर में दुकानदार अलग अलग ऑफर भी दे रहे हैं। कई ब्रांड पर 50% तक लोगों को छूट भी मिल रही है। इसे नई आबकारी नीति के फायदे के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि इस दौरान कोरोना काल में सामाजिक दूरी के नियम भी टूटे हैं। नई आबकारी नीति लागू होने का असर शनिवार को शराब की दुकानों पर
जो है वो देखने को मिला। शराब बिक्री करने वालों को यह छूट मिली है, वह अपने स्टॉक की कीमत तय कर सकते हैं, यानी एमआरपी से कम रेट पर भी शराब बिक्री कर सकते हैं। ऐसे में कई विक्रेता 30-50% की छूट शराब पर दे रहे हैं। इसका पता चलते ही शराब केंद्रों पर भीड़ जमा होने लगी। पुलिस प्रशासन को इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई जगह जो है अब टीम भी लगानी पड़ी। भीड़ को देखते हुए कई जगह पुलिस ने दुकानें भी बंद करवाई और न सिर्फ भारतीय ब्रांड बल्कि विदेशी व आयातित शराब पर भी छूट दी जा रही है। कई दुकानदार तो बाहर ही रेट लिस्ट जो है उन्होंने लगा रखी है। साथ ही एक बोतल पर एक मुफ्त बोतल, एक पेटी पर 2 बोतल मुफ्त समेत कई तरह के जो प्रलोभन है वो लोगों को दिए जा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 2022 के पहले मिशन की उल्टी जो गिनती है वो शुरू हो गई है। 14 फरवरी को सुबह 5:59 पर मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण होगा और इसके जरिए धरती का पर्यवेक्षण उपग्रह 0.4 अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो ने एक ट्वीट में बताया कि PSLV C-52 EOS 04 मिशन के प्रक्षेपण के लिए 25 घंटे 30 मिनट की उल्टी गिनती आज सुबह 4:29 से शुरू हो गई। PSLV C-52 के जरिए 1710 वजनी EOS 04 को 529 किलोमीटर ऊंचे परिक्रमा पथ में स्थापित किया जाएगा। इसरो ने बताया है कि EOS 04 रडार इमेजिंग उपग्रह है और इसका उपयोग पृथ्वी की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में होगा। इससे कृषि, वन, पौधरोपण, मिट्टी में नमी, पानी उपलब्धता और बाढ़ ग्रस्त इलाकों के नक्शे को तैयार करने में मदद मिलेगी। इस बीच इसरो ने बताया है कि इनसैट 4B को 24 जनवरी को डीकमीशन कर पोस्ट मिशन डिस्पोजल पर भेजा गया था और PMD भेजने का मतलब है कि उपग्रह ने अपना समय पूरा कर लिया है और अब इसे डिस्पोज किया जा रहा है। यह 21वां उपग्रह है जिसे इसरो PMD कह रहा है। 11 मार्च 2007 को यह 1335 किलोग्राम वजनी इनसेट 4B अंतरिक्ष में 12 साल काम करने के लिए भेजा गया था। संयुक्त राष्ट्र की अंतरिक्ष मलबा नियंत्रण गाइडलाइन के तहत इसे डिस्पोज करने के लिए 340 किलोमीटर ऊंचाई के परिक्रमा पथ ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में भेजा गया है। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में अब सियासत तेज होती हुई दिख रही है। नेताओं के बीच जुबानी जंग और भी तेज होती जा रही है। इसी क्रम में आज सुबह AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो ट्वीट कर फिर से विवाद को खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी ने कहा कि हमारी बच्ची अपने माँ बाप को बोलेगी मैं हिजाब पहनना चाहती हूँ और उसके माँ बाप भी आज़ादी देते हुए बोलेंगे कि पहन बेटी, मैं देखता हूँ कि तुझे कौन रोकता है। ओवैसी ने कहा कि हिजाब पहनकर बच्ची डॉक्टर भी बनेगी, कलेक्टर भी बनेगी और बिजनेस वूमेन भी बनेगी, SDM भी बनेगी। इंशाअल्लाह एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री भी बनेगी। हो सकता है कि मैं जिंदा ना रहूं लेकिन मैं प्रधानमंत्री बनेगी जरूर। इससे पहले ओवैसी ने हिजाब मामले पर बयान देते हुए कहा कि भारत का संविधान अधिकार देता है कि आप चादर ओढ़े या हिजाब ओढ़े। जो है पुट्टा स्वामी का जजमेंट आपको इस बात की इजाजत देता है कि यह हमारी पहचान है और मैं सलाम करता हूं उस लड़की को जिसने उन लड़कों को जवाब दिया। मैं इन बच्चियों से कहता हूं डरने और घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुस्लिम महिला बिना किसी डर के हिजाब पहन सकती है। देश के पहले CDS रहे स्वर्गीय जनरल विपिन रावत चुनावी समर में सभी दलों के दुलारे बन गए हैं। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने CDS के नाम को हर पल भुलाने की कोशिश भी की है। आखिर में जब तीनों दलों के घोषणा पत्र आए तो उनमें भी जनरल रावत को ही नहीं ये लोग भूले। तीनों दलों ने उनके नाम में से महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। अब 10 मार्च को ही स्पष्ट होगा कि CDS रावत के नाम का फायदा उठाने में कौन कामयाब रहा। भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में सत्ता में दोबारा आने पर जनरल विपिन सिंह रावत पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्थापित करने की भी घोषणा की है और इस ट्रस्ट के माध्यम से 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए पूर्व सैनिकों को 50% की सीमा तक गारंटीकृत कवर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद CDS विपिन रावत को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। न केवल मोदी बल्कि भाजपा के दूसरे नेताओं ने भी CDS रावत के नाम पर खूब सियासी चाल खेली। कांग्रेस ने राहुल गांधी की परेड ग्राउंड में हुई रैली में CDS रावत के बड़े कटआउट लगाए। पार्टी ने शहीद सम्मान यात्रा भी निकाली और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल उनके गांव भी गए। कांग्रेस ने अब अपने उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र में सत्ता में आने पर CDS विपिन रावत के गांव तक सड़क पहुंचाने के साथ ही आसपास उनके नाम से कोई बड़ा शिक्षण संस्थान खोलने की भी घोषणा की है।
कांग्रेस के नेता लगातार अपने चुनाव प्रचार में रावत के नाम को भुनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। एक्सरे के बाद अब दिल्ली एम्स में अल्ट्रासाउंड के लिए वेटिंग नहीं मिलेगी। मरीजों को एक ही दिन में जांच की सुविधा मिलेगी और उसके कुछ देर बाद रिपोर्ट भी उपलब्ध होगी। ओपीडी में ही मरीजों को अल्ट्रासाउंड की जांच उपलब्ध की जाएगी और शनिवार को एम्स प्रबंधन ने सभी विभागों के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। पिछले वर्ष प्रबंधन ने एक्सरे की वेटिंग खत्म करने का फैसला लिया था। तब से लेकर अब तक एम्स में प्रतिदिन मरीजों का एक्सरे किया जा रहा है और उसी दिन शाम तक उन्हें रिपोर्ट भी मिल रही है। जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एम्स प्रबंधन के साथ बैठक की थी, जिसके बाद वेटिंग कम करने पर काम शुरू हुआ। अभी तक एम्स में अल्ट्रासाउंड जांच के लिए लंबी वेटिंग थी। यहां मरीजों को जांच कराने के लिए 6 माह आगे तक की वेटिंग दी जा रही थी। इसके चलते मरीजों को मजबूरी में बाहरी केंद्रों पर जाकर जांच करानी पड़ती थी, जो गरीब रोगियों के लिए संभव नहीं था। इसके अलावा ब्लड जांच के लिए भी मरीजों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। एम्स प्रबंधन के एक अधिकारी ने बताया कि अल्ट्रासाउंड की वेटिंग कम करने के लिए बीते 2 महीने से प्रयास चल रहा था। इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति के साथ साथ लंबित जांच को भी क्लियर किया गया। बीते बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स के सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की थी। इसमें अल्ट्रासाउंड जांच की वेटिंग खत्म करने पर बात की गई थी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,877 केस दर्ज, 684 लोगों की मौत। गुजरात में हुआ बड़ा हादसा, आधी रात को फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका, विस्फोट में 9 मजदूर घायल। यूपी में बड़ा सड़क हादसा, गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्राली से टकराई, केंद्रीय मंत्री के बेटे की कार गाड़ी के उड़े पर खच्चे। आज अखिलेश और स्वतंत्र देव सिंह हाथरस में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। कल आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सबसे व्यस्त नेता बने सीएम चन्नी, पूरे प्रदेश में संभाली प्रचार की कमान। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब मुद्दा पूरे देश में फैल गया है। देश भर में विवादित बयानों की झड़ी लग गई है। सियासी और धार्मिक नेताओं के दखल के चलते हिजाब पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का एक मामला सामने आया, जहां हेडमास्टर ने स्कूल में मुस्लिम बच्चियों को हिजाब और बुर्का पहनकर आने से रोका और इस दौरान स्कूल में तोड़फोड़ भी की गई। इस वक्त जब पूरे देश में कोरोना के कारण खराब हुई आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, गरीबी जैसी तमाम समस्याओं से निपटने पर बात करनी चाहिए, उस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कल यानी शनिवार को बिहार के सहरसा में भी हिजाब के समर्थन में मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया। वहीं राजस्थान के जयपुर में भी जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने जो है प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने रैली निकाली और इस बीच कई राज्यों से हिजाब प्रदर्शन के हंगामा और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। हंगामे की आग में नेताओं के विवादित बयान जो हैं वो घी का काम कर रहे हैं। नेताओं के बयानों से आम जनता की भावनाएं भी भड़काई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खान ने अपने एक बयान में हिजाब पहनने से रोकने वालों की हाथ काटने तक की धमकी दी है। जब सफाई मांगी गई तो उन्होंने अपने विवादित बयान को ठीक बताया। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बनाई जा रही टनल की दीवार के धंसने से 9 मजदूर दब गए हैं, जिसमें से 7 को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं 2 मजदूरों को निकालने के लिए बचाव कार्य है वो जारी है। घटना पर सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान ने शोक जताते हुए कहा कि मजदूरों को सकुशल बचाने के लिए पूरी कोशिश जारी है। सीएम ऑफिस पूरी तरह से नजर रखे हुए है। दरअसल कटनी जिले के स्लीमनाबाद में नर्मदा दाई तट नहर के टनल का कार्य चल रहा है। टनल की दीवार के अचानक धंसने से 9 मजदूर दब गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद कटनी जिले के कलेक्टर, एसपी सहित पुलिस प्रशासन का अमला जो है वो मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद से लगातार बचाव व राहत कार्य जारी है। इसी बीच जबलपुर से एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया
भोपाल से भी एनडीआरएफ की टीम रवाना हुई है। जानकारी के मुताबिक 9 में से 7 मजदूरों को सकुशल बचा लिया गया है। बाकी 2 मजदूरों को निकालने का राहत कार्य अभी भी जारी है। कटनी के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा का कहना है कि मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय भी नजर रखे हुए है। जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज जबलपुर तक के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे मजदूरों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर की गई विवादित टिप्पणी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी पर निजी हमले को लेकर एनएसयूआई आज असम भवन में प्रदर्शन करेगी। तो इस मामले में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का भी साथ मिल गया है। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने कल बीजेपी ऑफिस के बाहर हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो आज असम भवन पर प्रदर्शन का भी प्लान है, लेकिन कांग्रेस ही नहीं दूसरी पार्टियों भी हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान उन्हें नागवार गुजरा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए ट्विटर पर लिखा कि ऊपर वाला जिन्हें तहजीब ना दे उन्हें जीभ भी ना दे। बीजेपी के एक मुख्यमंत्री का असभ्य कथन बीजेपी की नारी विरोधी सोच के प्रतीक है, हर मां का अपमान है, दुर्भाग्यपूर्ण, घोर निंदनीय। विवाद को बावजूद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा अपने बयान पर अड़े हैं। उन्होंने कहा है कि आर्मी से सबूत मांगना ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने आर्मी से सबूत मांगा था, मैंने राहुल गांधी को बोला, तो लोग इतना भड़क क्यों रहे हैं? इस देश में गांधी परिवार की आलोचना होना चाहिए और इंडिया अब बदल गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐतराज जताया है। सीएम योगी की कथित टिप्पणी पर भारत संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं, पर एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और गीता जैसी सभी धार्मिक पुस्तकों में विश्वास करता है, लेकिन सीएम योगी इसे समझ नहीं पा रहे। हिजाब विवाद को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत स्पष्ट है कि देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। भारतीय जनता पार्टी संविधान का समर्थन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने हर तबके के लिए काम किया। जनता उसी के हिसाब से भाजपा को भारी समर्थन दे रही है। सुरक्षा के मुद्दे पर जो काम हुआ है, इन सभी मुद्दों पर जनता भाजपा को अपना समर्थन दे रही है। गर्मी और चर्बी निकालने वाले बयानों पर यूपी में खूब चर्चा हो रही है। इस पर योगी ने कहा है कि हर बयान समय की आवश्यकता होती है। जो लोग गर्मी दिखा रहे थे उन्हें ये कहा गया है कि 10 मार्च के बाद ये गर्मी शांत हो जाएगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मैनपुरी की करहल सीट पर उनके चाचा शिवपाल यादव उनके लिए वोट मांग रहे हैं। करहल विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में सभाएं कर शिवपाल लोगों से अखिलेश यादव को रिकॉर्ड वोटों से जिताने की अपील भी कर रहे हैं। शिवपाल ने कहा कि हर बार उनकी जसवंत नगर सीट पर सपा को बड़ी जीत मिलती है, लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि करहल विधानसभा सीट पर पार्टी को बड़ी जीत मिले। मैनपुरी के करहल में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अखिलेश यादव के सगे चाचा शिवपाल यादव सभाओं में लोगों से अपील कर रहे हैं और जसवंत नगर से बड़ी जीत करहल को ही होनी चाहिए। उनका कहना है कि इस बार जसवंत नगर और करहल में कंपटीशन हो रहा है, किसको बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने लोगों से कहा कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सबको घर घर जाकर बूथ मजबूत करना होगा। शिवपाल युवाओं को आकर्षित करने के लिए काम कर रहे हैं और सपा की सरकार आएगी तो हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, ऐसा कहना है शिवपाल सिंह यादव का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,877 केस दर्ज, 684 लोगों की मौत। गुजरात में हुआ बड़ा हादसा, आधी रात को फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका, विस्फोट में 9 मजदूर घायल। यूपी में बड़ा सड़क हादसा, गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्राली से टकराई, केंद्रीय मंत्री के बेटे की कार गाड़ी के उड़े पर खच्चे। आज अखिलेश और स्वतंत्र देव सिंह हाथरस में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। कल आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सबसे व्यस्त नेता बने सीएम चन्नी, पूरे प्रदेश में संभाली प्रचार की कमान।